हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज हाइड्रोकार्बन का जो लेक्चर है इसमें हम मॉड्यूल डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कल आपका माइनर है। तो जो क्वेश्चन कल मैंने आपको टिक करवाए थे, है ना, तो उम्मीद करते हैं आपने वो क्वेश्चन किए होंगे। तो उनमें से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या जो मेरे को लग रहा है कि भाई ये आपको डिस्कस करना चाहिए या ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको बताना चाहिए, वो क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज फर्स्ट की, है ना। तो स्टेज फर्स्ट के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम देखेंगे। स्टेज फर्स्ट, ठीक है। तो भाई देखिएगा कि स्टेज फर्स्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ये बोल रहा है कि एक अभिक्रिया दी है, रिएक्शन है CH4 प्लस I2 इज कन्वर्टिंग इनटू CH3I और साथ में HI, और बोल रहा है का साम्य लगभग बाईं ओर रहता है। यानी रिएक्शन जो है वो किधर जाती है भाई, रिएक्शन बाईं ओर, यानी कि पीछे की तरफ आती है। ठीक है ना, ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। तो अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में आगे नहीं किसकी उपस्थिति में अग्र दिशा में नहीं जाएगी, यानी किसकी उपस्थिति में रिएक्शन आगे की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, ये पूछा है। तो भाई इसमें मैंने बताया था कि रिएक्शन को आगे भेजने के लिए आपको कोई इसमें ऑक्सीकारक मिलाना पड़ेगा। ये आयोडीनीकरण की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकारक आपको HI को हटाना है यहाँ से आगे भेजने के लिए। इसके लिए आप HiO3, HiO4, HNO3, है ना, या फिर HGO, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। ये सारे के सारे क्या होते हैं, अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, इनमें से कोई भी मिला सकते हो। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें मिला दी तब तो रिएक्शन किधर जाएगी, आगे की तरफ। तो ये बोल रहा है कि आगे नहीं जानी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं मिलाना चाहिए आपको। ये मिला दोगे तब तो आगे चली जाएगी। और फिर जो है HI, तो भाई अगर इसमें आप HI और मिला दोगे बाहर से तो इसका मतलब रिएक्शन बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगी, रिएक्शन किधर आएगी, केवल पीछे की तरफ ही आएगी। ठीक है ना, तो इसमें जो है आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ HI। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको ये बोल रहा है कि जब सोडियम एसीटेट, अब भाई इसमें डायरेक्टली नाम लिखा है, तो डायरेक्टली अगर नाम लिखा है ना तो आपको जो है वो नाम लिखना, नाम से स्ट्रक्चर आनी चाहिए। सोडियम एसीटेट ये होता है, ये होता है भाई सोडियम एसीटेट। ठीक है, वह सोडियम प्रोपेनोएट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, सोडियम प्रोपेनोएट ये होता है, ये सोडियम प्रोपेनोएट होता है, और जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है ना, तो प्राप्त उत्पाद है। तो भाई इनके जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन, यहाँ से कौन सा बनेगा भाई, CH3 फ्री रेडिकल, यहाँ से कौन सा बनेगा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल बनेगा। तो भाई जब अपने पास ये बन रहा है तो ये जुड़ेगा कैसे, CH3 CH2 और ये CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन जो होती है उसमें हम प्रोडक्ट ऐसे ही तो बनाते हैं। तो क्या बनेगा भाई, तो प्राप्त उत्पाद है एथेन, एथेन नहीं बन सकता है, प्रोपेन, ये प्रोपेन बन सकता है, ब्यूटेन भी इससे बन सकता है, मेथेन इससे नहीं बन सकता है। ठीक है ना, तो आपको बेसिकली जो है वो प्रोडक्ट कौन सा बताना है, जो क्रॉस वाला होता है वही प्रोडक्ट बताना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोल रहा है मेथेन व क्लोरीन की अभिक्रिया। याद करो क्लोरीनीकरण रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीजन किसका काम करती है, मंदक का काम करती है, रिएक्शन को स्लो करने का काम करती है। बताया था भाई, एक तो उत्प्रेरक, एक मंदक, या एक तो जो है रिएक्शन में प्रमोटर होता है, दूसरा इनहिबिटर होता है। तो ऑक्सीजन है, पैराबेंजोक्विनोन है, ये इनहिबिटर होते हैं। तो रिएक्शन को क्या करती है भाई, मंदित करने के लिए काम में आती है। ठीक है ना, मंदित करती है। क्लियर है बात। फिर भाई इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला तो थ्योरेटिकल है, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको एक बार नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको फिफ्थ की रिएक्शन नहीं बताई है। एल्केन के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जो कि हम एक साथ पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए। वैसे भी इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, है ना, हालांकि हमने डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको डायरेक्टली याद ही रखनी है ये रिएक्शन। ठीक है ना, आगे हम वापस से देखेंगे। ये हमारे पास एल्केन है, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये एक ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो आपको ऑक्सीकरण करने का काम करता है, ये एल्केन का ऑक्सीकरण करेगा, और इसका ऑक्सीकरण जब होगा तो बनेगा भाई एल्कोहल, ऑक्सीजन जोड़ेगा और ये एल्कोहल बनेगा। क्लियर है बात। फिर भाई देखो जरा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं। RBR रिएक्शन करवाई भाई मैग्नीशियम और ईथर के साथ। ध्यान से देखिएगा, अगर सोडियम और ईथर होता है तब तो वुड्स रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम ईथर होता है तो ये बनता है ग्रिग्नार अभिक्रमक। क्या बनता है, ग्रिग्नार
अभिक्रमक, RMgBr, ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बनेगा। अब इसकी रिएक्शन जो है वो करवाई है D2O के साथ। याद करो भाई, एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, D+ और OD-। तो जो D+ है और ये R है, दोनों आपस में जुड़ेंगे, RD बनेगा, ठीक है ना। और फिर देखो ज़रा, अब बोल रहा है कि भाई RD क्या है, R का मान क्या होगा, CH3CH2D, ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब ये R है अपने पास, इथाइल जो है ना वो R हो जाएगा। तो RBr क्या हो सकता है, R का मान आ गया अपने पास क्या, CH3CH2, है ना। तो ये अपने पास कंपाउंड होगा, ठीक है ना, ये कंपाउंड हो गया। तो अब आपको बोल रहा है कि RBr वुड्स अभिक्रिया से क्या बनाएगा। अब बोल रहा है कि इसमें अगर वुड्स रिएक्शन करवा दूं तो क्या बनेगा। तो भाई इसमें वुड्स रिएक्शन करवाओगे तो क्या करोगे, फ्री रेडिकल बनाओगे और इसी को इसी के साथ जोड़ोगे, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2CH2 और ये CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी आंसर जो है ना वो अपना ये है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण के सांद्र जलीय विलयन से अल्केन प्राप्त करने की अभिक्रिया कौन सी होती है, विद्युत अपघटन होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 9 जरूर देख लेंगे, है ना। हालांकि आपने किया है ऐसा क्वेश्चन, फिर भी क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आपको ये बोल रहा है कि C5H11Cl वुड्स अभिक्रिया के द्वारा मुख्य उत्पाद 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन देता है। स्ट्रक्चर बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 2 है ना, 5 5 टेट्रा यानी 4 मिथाइल और हेक्सेन, ये प्रोडक्ट बनता है। CH3 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 CH2 CH2 CH3 CH3, तो CH3, ठीक। तो बोल रहा है C5H11Cl क्या होगा। भाई ये चेक कर लेते हैं कि ये वाला जो है वो किससे बना है, यानी कौन से एल्काइल हैलाइड से बना है। ये बॉन्ड तोड़ो तो आपको ये पता चल जाएगा कि फ्री रेडिकल क्या बनेगा। यानी इस तरीके के दो फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल जब इसी के साथ जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब एल्काइल हैलाइड क्या है, यहाँ पर क्या लगा दूँ, Cl लगा दूँ, ये एल्काइल हैलाइड है। इसमें वुड्स रिएक्शन करवाओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3, तो नाम हो गया भाई 2,2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा अपना, क्लियर है बात। फिर देखो कि प्रोपीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ 500 से 700 पर करवाने पर क्या बनेगा, है ना। बीच में कौन सी प्रजाति बनेगी, प्रोपीन क्या होता है, ये होता है भाई प्रोपीन, है ना, CH3। रिएक्शन करवाने क्लोरीन 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि रिएक्शन एल्कीन की रिएक्शन है, लेकिन फिर भी क्योंकि हैलोजनीकरण की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। हैलोजनीकरण होगा और हैलोजनीकरण होगा तो मुक्त मूलक बनेगा, या तो यहाँ से बन सकता है या यहाँ से या यहाँ से। इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा वो ही बनेगा, और सबसे ज़्यादा स्थायी मुक्त मूलक जो है वो ये वाला बन सकता है। क्यों, डबल, सिंगल और फ्री रेडिकल, ये क्या है भाई, अपने पास जो है वो एक तरीके से सबसे ज़्यादा स्थायी मुक्त मूलक होगा। क्यों होगा स्थायी, क्योंकि अनुनाद वाला है ना, तो अनुनाद वाला स्थायी होगा। तो ये वाला फ्री रेडिकल, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एलाइलिक, एलाइलिक फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, है ना। ये समूह एलाइलिक समूह है। एक होता है वाइनिल, ये वाला समूह जो है इसको बोलते हैं वाइनिल, ठीक है ना, दोनों में अंतर होता है। तो एलाइलिक या एलिल मुक्त मूलक बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। आपको ये बोल रहा है कि पोटेशियम एसिटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाने पर प्राप्त उत्पाद। भाई पोटेशियम एसिटेट ये होता है, ये पोटेशियम एसिटेट, इसका विद्युत अपघटन करवाना है
तो भाई ये वाला हमारे पास क्या होगा, फ्री रेडिकल। इसमें दो तरीके के फ्री रेडिकल बनते हैं भाई। सबसे पहले फ्री रेडिकल आप मैकेनिज्म में देखिएगा, कोल्बे विद्युत अपघटन में पहले ये वाला फ्री रेडिकल बनता है, और ये वाला फ्री रेडिकल जब जो है वो यहाँ से वापस से टूटता है, CO2 बाहर निकल जाती है, फिर जो है वो ये वाला फ्री रेडिकल बनता है यहाँ से, ठीक है ना। तो या तो ये हो सकता है कि ये वाला फ्री रेडिकल इसी के साथ जुड़ जाए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। या ये भी हो सकता है कि ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाए, तो प्रोडक्ट ये वाला भी बन सकता है भाई, CH3 CH2 CO और ये CH3 CH2। अच्छा, इससे पोटेशियम एसीटेट बोला था ना, ये तो प्रोपेनोएट हो गया, ये होता है पोटेशियम एसीटेट, ठीक है ना। एक CH3 कम करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पर फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। तो CH3 अगर CH3 के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 यानी एथेन, और फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा भाई, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट संभव है, देखिएगा CH3 CH3 बन सकता है ना। और फिर आपको ये बोल रहा है क्या बनेगा, ये वाला भी बन सकता है। ब्यूटेन जो दे रखा है वो नहीं बन सकता, तो पहला और दूसरा ये दोनों बन सकते हैं प्रोडक्ट। आंसर कौन सा जाएगा, 4th, ठीक है। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 12, ये हमने किया है ऐसा ही क्वेश्चन कि केवल एक प्रोडक्ट मिले, है ना, क्वेश्चन किया हुआ है। 13 का क्वेश्चन आपको नहीं करना है ना, आगे का क्वेश्चन एक बार नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का भाई ये रिएक्शन कौन सी है, समावेवीकरण की रिएक्शन, याद करो AlCl3 HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, समावेवीकरण की रिएक्शन, यानी असाकित एल्केन साकित एल्केन में, असाकित एल्केन साकित एल्केन में, और साकित एल्केन और ज़्यादा साकित एल्केन में बदल जाती है। तो भाई ये टोटल 6 कार्बन की एल्केन आपको दे रखी है, तो जब आप इसको AlCl3 और HCl के साथ क्या करोगे, हीट करोगे, या AlBr3 HBr भी काम में ले सकते हो, तो भाई ये और ज़्यादा साकित एल्केन में बदल जाएगी, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है भाई। रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, हालांकि रिएक्शन ये भी मेरी बताई हुई है ना। कौन सी रिएक्शन है, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस संश्लेषण, देखिएगा। हाँ भैया देखो 15 नंबर रिएक्शन में CH3 ट्वाइस CHBr ये दे रखा है। रिएक्शन सबसे पहले लिथियम के साथ करवानी, तो जब लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा भाई एल्काइल लिथियम CH2CH और ये Li। क्लियर है। फिर रिएक्शन इसकी CuI के साथ करवानी है, तो CuI के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा भाई CuLi, ठीक है, ये वाला गिलमान रिएजेंट, ठीक है। फिर इसके बाद में रिएक्शन जो है वो आगे हम करवाएंगे किसके साथ, रिएक्शन जो है वो आगे एक और एल्काइल हैलाइड के साथ करवानी है, CH3 2CH और CH2Br। तो जब रिएक्शन करवाते हैं ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी इस वाले ग्रुप को मेरे को इस कार्बन के साथ जोड़ना है। पूरी स्ट्रक्चर को खोल के लिख सकता हूँ, वैसे इसमें डायरेक्टली पूछा है तो डायरेक्टली लिख देता हूँ CH2CH। फिर यहाँ पर जोड़ना है मेरे को CH2CH और इस पर CH3 ये लो जी, ये वाला प्रोडक्ट अपने पास बनेगा। ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच करता है तो देख लीजिएगा कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, पहला वाला ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वुड्स रिएक्शन में केवल एक प्रकार के एल्किल हैलाइड से बनने वाली एल्केन, एक तरह के सम्मित एल्केन आपको पूछा है, कौन सी एल्केन सम्मित है, ठीक है ना। सम्मित असम्मित एल्केन हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 17 मेथेन नहीं बनता है भाई। ये रिएक्शन जो है 17 की एक आपको छोड़ना है क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि इस पर हमने चर्चा अब तक नहीं की है। फिर भी बता देता हूँ, देखो जरा कि मेथेन नहीं बनता है। मेथेन किससे नहीं बनता है, सोडियम एसीटेट को चूना पत्थर के साथ गर्म किया जाए, ये होता है भाई सोडियम एसीटेट। चूना पत्थर का मतलब CaO। रिएक्शन वो हो गई भाई कौन सी, वी कार्बोक्सिलेकरण सोडा लाइम NaOH प्लस CaO के साथ गर्म करोगे
तो CO2 बाहर निकलेगी और भाई एक कार्बन है तो एक कार्बन मेथेन इससे बन सकती है। क्लियर है? आयोडोमेथेन अपचयित होता है। ये आयोडोमेथेन भाई HI के साथ रिएक्शन करवा दो, रिएक्शन जो है वो उसमें क्या बनेगा, CH4 और I2 बनेगा। भाई आयोडोमेथेन के अपचयन से भी मेथेन बन सकता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन से, एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है भाई ये Al4C3, ठीक है, ये हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है, इसका जल अपघटन होता है ना तो मीथेन ही बनता है, याद रखना है। आगे कैसे बना इसकी बात हम आगे करेंगे। एक्चुअली ये कैसे टूटता है, ये ऐसे टूटता है भाई Al+3 और C-4, तो C-4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो ये मेथेन के फॉर्म में बाहर निकलता है और साथ में AlOH3 ये जो है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, मेथेन बनता है। कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन भाई ये होता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड होता है, H2O के साथ रिएक्शन करवाते हो ना तो यहाँ पर जो गैस बनती है वो ये वाली होती है एसिटिलीन, एसिटिलीन ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, तो इससे मेथेन नहीं बनेगा, बाकी सबसे मेथेन बन सकता है। ठीक है भाई, 18 नंबर वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 19 का भी आपको जो है वो खुद को करना है, ठीक है। 20 का नहीं करूँगा, 21 फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन मेरे को बताने लायक लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 का नहीं करना है, आपको करना ही नहीं है 27 का, ठीक है। फिर इसके बाद में हाँ भाई 31, क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। 31 का आपको ये बोल रहा है कि कोल्बे विद्युत अपघटन विधि द्वारा अयुग्मित इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हुए, अयुग्मित इलेक्ट्रोड, ये अयुग्मित इलेक्ट्रोड नहीं है, ये अक्रिय इलेक्ट्रोड बोलना चाहता है, ठीक है, करते हुए एथेन के बनाने के दौरान विद्युत अपघटे की पीएच, भाई याद करो हमने कोल्बे विद्युत अपघटन करवाया था, कैथोड पर तो वाटर का क्या हुआ था, अपचयन, एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ था, सॉल्यूशन में क्या बन रहा था, NaOH बन रहा था। और भाई अगर NaOH सॉल्यूशन में बन रहा है जो कि एक क्या है, क्षार है, और क्षार है तो पीएच क्या होगा, सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33 है ना, आपको पूछा अभिक्रिया समाप्त करने वाला पद कौन सा है, मुक्त मूलक, भाई बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कहा था आएगा, है ना। तो देखो जरा, अभिक्रिया समाप्ति वाले पद में क्या होता है, मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं और नया मुक्त मूलक जनरेट नहीं होता है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पहले वाले में तो मुक्त मूलक बन रहे हैं, अभिक्रिया समाप्ति नहीं है, ये तो आरंभन पद है। सेकंड वाला संचरण पद है, मुक्त मूलक बन रहा है। थर्ड वाले में मुक्त मूलक जो है वो आपस में जुड़ तो रहे हैं लेकिन भाई एक बन भी रहा है ना। और फोर्थ वाले में दो मुक्त मूलक आपस में जुड़ रहे हैं, नया मुक्त मूलक नहीं बन रहा है, तो फोर्थ पद, स्टेप फोर्थ जो है वो समापन वाला पद हो जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे ही 34 समाविकरण, AlCl3 HCl समाविकरण रिएक्शन का एग्जाम्पल है। 35 देख लेते हैं, मिथाइल एल्कोहल, क्वेश्चन नंबर 35, मिथाइल एल्कोहल CH3OH रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, CH3MgX के साथ करवाओगे, भाई प्लस माइनस करना है, ये लो जी प्लस माइनस कर लिया, ठीक है। इसको इसके साथ जोड़ दो तो क्या बनेगा, CH3 और ये CH3 बनेगा, एथेन बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में भाई और निम्नलिखित में से अच्छी मात्रा में हाइड्रोकार्बन, भाई सबसे बढ़िया मात्रा में हाइड्रोकार्बन बनाना है आपको, तो बढ़िया मात्रा में हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी, ऐसा आपको बोल रहा है। तो इनमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपको अभी नहीं करवाया है, ठीक है, मतलब जो पहला ऑप्शन है वो मैंने आपको नहीं करवाया। दूसरे से वैद्युत अपघटन, इससे बढ़िया मात्रा में हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तीसरे वाले में तो एल्काइल हैलाइड बनता है। चौथी रिएक्शन भी मैंने आपको नहीं करवाई है, दो तो ऑप्शन करवाए नहीं है अभी, तो इसको भी स्किप कर दो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगे आएंगे तो उनको हम एक बार डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनको स्किप कर रहे हैं। 37 हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, हैलोजनीकरण के लिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विस्फोटक रिएक्शन देता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्रम हो जाता है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है बताने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, प्राकृतिक गैस में मुख्य तो होता है भाई, जो भी है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 48 नहीं करना है, एक बार आपको, सॉरी 41 नहीं करना है, ठीक है। 42 जिंक के साथ करवाने पर, भाई फ्रैंकलिन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ये रिएक्शन बताई थी ना क्वेश्चन नंबर 42, RX रिएक्शन करवाओ जिंक के साथ, दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं। अगर जिंक काम में ले लेते हो तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, फ्रैंकलिन रिएक्शन। अगर यहाँ पर कॉपर काम में ले लेते हो तो उल्मान रिएक्शन बोलते हैं, है ना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वही है सब कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद में भैया
क्वेश्चन नंबर 46 नहीं करना अभी, ठीक है, बाद में बताएंगे। वापस से 47 कौन सी रिएक्शन? समावीकरण, AlCl3 और HBr। समावीकरण, अशाकित एल्केन को साकित में बदल दो, आइसोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 ये बोल रहा है कि किसके क्लोरीनीकरण से केवल एक मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होगा, ठीक है। केवल एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, एन पेंटेन, पहला ऑप्शन है भाई ये एन पेंटेन। अगर इसका मोनोक्लोरीनीकरण करवाऊंगा तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 मिल जाएंगे। और त्रिविम को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर सेकंड वाला जो है वो आपको दे रखा है नियोपेंटेन, भाई ये नियोपेंटेन होता है। अब यहाँ से क्लोरीन लगा दो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। नियोपेंटेन से केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, बाकी दो चीज़ की जरूरत नहीं है, इसी से केवल एक ही प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 51 भी देखेंगे। आपको बोल रहा है कि मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड, ये मिथाइल आयोडाइड और ये इथाइल आयोडाइड की वुड्स रिएक्शन करवानी, तो क्या क्या बन सकता है? कौन सा मुक्त मूलक बना? CH3 मुक्त मूलक बना। यहाँ से कौन सा मुक्त मूलक बना? CH3 CH2 मुक्त मूलक बना। तो ये वाला अगर इसी के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास CH3 CH3 बनेगा। ये वाला इसी के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास CH3 CH2 और CH2 CH3 बनेगा। और ये वाला जब इसके साथ जुड़ेगा तो CH3 CH2 और ये CH3, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। इन तीनों का क्या बनेगा भाई? मिश्रण बनेगा। क्लियर है बात? तीनों का मिक्सचर बनेगा, ओके। फिर इसके बाद देखो जरा, प्रोपेन के नाइट्रीकरण 52 आपको बोल रहा है कि प्रोपेन के नाइट्रीकरण से प्राप्त नहीं होता है। भाई नाइट्रीकरण की रिएक्शन जो है वो मैंने बताई थी, वाष्प अवस्था नाइट्रीकरण, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसमें कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो भाई एक तो पॉसिबिलिटी है आपको कि ये वाला प्रोडक्ट मिले, एक पॉसिबिलिटी है कि ये वाला बन जाए नाइट्रो एल्केन, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वाला नाइट्रो एल्केन भी बन सकता है, इन तीनों का मिश्रण मिलेगा, ठीक है ना। और पूछ रहा है प्राप्त नहीं होगा, तो नाइट्रोप्रोपेन, ये नाइट्रोप्रोपेन, ये नाइट्रोमेथेन, ये नाइट्रोएथेन, ठीक है। नाइट्रोपेंटेन कैसे प्राप्त हो सकता है भाई? 5 कार्बन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसी में 3 कार्बन है, 5 कार्बन वाला तो कैसे प्राप्त होगा? 53 का मैंने बताया हुआ है भाई, क्लास में नहीं करवाऊंगा। कौन सा साइक्लो एल्केन ब्रोमीन से क्रिया करने पर खुली श्रृंखला वाले यौगिक का निर्माण करेगा? ठीक है, आपको ऐसा बोल रखा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 54, कौन सा साइक्लो एल्केन ब्रोमीन से क्रिया करने पर, यानी इसकी रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवानी है आपको? ब्रोमीन के साथ करवानी है और खुली श्रृंखला वाला यौगिक बनना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है भाई साइक्लोप्रोपेन, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है साइक्लोपेंटेन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है साइक्लोहेक्सेन और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है साइक्लो ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब कितने कार्बन हो गए? 8 कार्बन हो गए, ठीक है। तो आपको इनमें बोल रखा है कि कौन सा वाला जो है वो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? ब्रोमीन के साथ करवानी है, Br2 के साथ। रिएक्शन यहाँ पर भी Br2 के साथ करवानी, Br2 के साथ करवानी और Br2 के साथ रिएक्शन करवानी। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है वो हम आगे पढ़ेंगे भाई, किसकी रिएक्शन है? साइक्लो एल्केन की रिएक्शन है। तो इस तरीके का कोई भी हमने अब तक डिस्कस नहीं किया है, फिर भी ये क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा यहाँ क्या होता है कि भाई एक तरीके से
3 कार्बन की रिंग है, स्ट्रेन ज़्यादा है, बंध में तनाव ज़्यादा है, यहाँ 5, 6 और 8 तनाव सबसे ज़्यादा यहाँ है। ये वाली रिंग सबसे आसानी से खुल सकती है और ये वाली सबसे आसानी से खुलेगी तो सबसे जल्दी रिएक्शन ये कर सकता है, ठीक है ना। तो भाई सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, ये वाला करेगा, यानी ये रिंग खुल जाएगी और रिंग खुल जाएगी तो भाई हमारे पास Br और एक तरीके से Br। रिएक्शन कैसे हुई इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। और फिर अगला क्वेश्चन नंबर 55, जब सोडियम प्रोपिनोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, सोडियम प्रोपिनोएट, ये होता है सोडियम प्रोपिनोएट और इसको एक तरीके से आपको क्या करना है, सोडा लाइम बोले तो NaOH प्लस CaO के साथ हीट करना है। भाई CO2 बाहर हो जाएगी, क्या बनेगा, CH3 एथेन बनेगा। क्लियर है बात। तो भाई इससे एथेन का निर्माण होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, तो भाई ये है, हमने 55 तक डिस्कस कर दिया है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जो क्वेश्चन मैंने टिक करवाए थे मैं केवल उनकी ही बात करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 66 देख, आपको ये बोल रहा है कि जब 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, सांद्र H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करना है, इसको हीट करना है। कौन सी रिएक्शन, एल्कोहल का निर्जलीकरण, इवन रिएक्शन। तो भाई क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। ये कार्बोकेटाइन बना, कौन सा कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। पुनर्विन्यास होगा क्या, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से क्या करवा दो भाई, मिथाइल शिफ्टिंग करवा दो तो पुनर्विन्यास हुआ, ठीक है। ये लो जी पुनर्विन्यास हो गया, CH3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज, एल्कीन बनेगी। या तो डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ या फिर यहाँ, तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ही बनानी है। ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी, तो भाई ये वाली एल्कीन हमारे पास फाइनली बनेगी। एल्कीन का नाम क्या है, 1 2 3 4, तो 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, ये इसका नाम है, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। फिर इसके बाद देखिएगा और कौन सा क्वेश्चन टिक करवाया था भाई, क्वेश्चन नंबर 74, बताने की ज़रूरत नहीं है, एल्कीन का स्थायित्व, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे है ना, वहाँ स्थायित्व ज़्यादा होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 का देखिएगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, आपको एक एल्कोहल दे रखा है और इसको सांद्र H2SO4 के साथ क्या कर रखा है भैया, हीट कर रखा है। ये वाला एल्कोहल दिया है और निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 के साथ करवाना है। सांद्र H2SO4 के साथ इवन रिएक्शन होती है, कार्बोकेटाइन बनाओ, ये लो जी बना दिया, पुनर्विन्यास करवाओ, ये लो जी हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा के पुनर्विन्यास करवा दिया और पुनर्विन्यास करवाया तो ये वाला बनेगा और एल्कीन जो है वो कौन सी वाली बन जाएगी, क्योंकि भाई मैं डायरेक्टली ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ही बता रहा हूँ, कुछ ये वाली एल्कीन बन जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई, ऐसा ऑप्शन सेकंड वाला है, सेकंड वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। 81 का एक बार आपको नहीं करना है, आगे करेंगे, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 82, ओलिफिन को बनाया जा सकता है। ओलिफिन किन को बोलते हैं, बेसिकली एल्कीन को बोलते हैं ना, तो एल्कीन को ओलिफिन भी बोलते हैं। ऑयल लाइक सब्सटेंस होते हैं, मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था ये, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल के निर्जलीकरण से बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है ना। डी हाइड्रो हेलोजनीकरण से, भाई डी हाइड्रो हेलोजनीकरण, इससे भी हम बना सकते हैं। कॉल्बे संश्लेषण से, हेलोफॉर्म अभिक्रिया से। भाई ये जो है ना एक्चुअल में आपको जो दे रखा है इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है, अब पीछे आंसर क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है अपना 82, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82,
82 में 4 दे रखा है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना 82 का, इसको आप ऐसे कीजिएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ओलिफिन को नहीं बनाया जा सकता, ऐसा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लिम मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है ना। ओलिफिन को नहीं बनाया जा सकता। एल्कोहल के निर्जलीकरण से बना सकते हैं, रिएक्शन बताई हुई है। डिहाइड्रोहैलोजनीकरण से भी करवा सकते हैं, बना सकते हैं, बताई हुई है रिएक्शन। कोल्बे संश्लेषण, कोल्बे विद्युत अपघटन, उससे भी करवा सकते हैं। कैसे कि भाई जैसे हमारे पास मैलिक एसिड है ना? ये हमारे पास जो है वो मैलिक एसिड है, या मैलिक एसिड का हमारे पास क्या है, एक तरीके से जो है वो पोटेशियम सॉल्ट है। तो इसका अगर हम करवा दें तो भाई एसिटिलीन गैस बन सकती है, अनसतरफ कंपाउंड। तो एल्काइन भी बन सकते हैं, एल्कीन भी बन सकती है। कैसे कि भाई जैसे मान लो आपने ये वाला कोई ले लिया सॉल्ट, ये सॉल्ट ले लिया, इसका विद्युत अपघटन करवा दो या इसका विद्युत अपघटन करवाओगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना। ये मुक्त मूलक बना, ये मुक्त मूलक बना, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो एल्कीन बन तो गया। तो भाई एल्कीन बन सकता है कोल्बे संश्लेषण से, ठीक है ना। हेलोफॉर्म रिएक्शन अलग रिएक्शन होती है, अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन से वैसे भी नहीं बनती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में भाई क्वेश्चन नंबर 83, ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो शायद मैंने आपको बताया है कि भाई एथेन व एथिल एल्कोहल को एक ही पद में आपको प्राप्त करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 83, एथेन और एथाइल एल्कोहल को एक ही पद में प्राप्त किया जा सकता है। भाई एक बार इस क्वेश्चन को स्किप करो, क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। एक ही पद में प्राप्त करना है ना, तो एक ही पद में प्राप्त करने के लिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ट्राई इथाइल बोरेन, है ना, इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। रिएक्शन को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में भाई हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, भाई 86 का आपको ये बोल रहा है कि 1 क्लोरोब्यूटेन, ये होता है भाई 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, कि एल्कोहलिक पोटास के साथ, ये क्या होता है, एल्कोहलिक पोटास का मतलब है एल्कोहलिक KOH, इसके साथ क्रिया करवाने पर प्राप्त उत्पाद है। भाई कौन सी रिएक्शन है, याद करो। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, विलोपन का काम करता है, ठीक है। अल्फा बीटा से आपको HX बाहर करना है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लो जी प्रोडक्ट तैयार है, ठीक है। तो ब्यूटीन 1 ब्यूटीन ये बनेगा। टेट्रा ब्रोमो एथेन को जिंक के साथ, भाई देखना 87, टेट्रा ब्रोमो, टेट्रा का मतलब 4 और एथेन यानी Br, ठीक है। ये है भाई टेट्रा ब्रोमो एथेन, और इसको जिंक के साथ आपको क्या करता है भाई, ये रिएक्शन जो है ना वो एक्चुअल में अब तक हमने नहीं देखी है, कल इस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अभी हम डिस्कस नहीं करने। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, C6H12, ठीक है, ये A है, यौगिक में किरेलिटी है, यानी इसमें एक किरेल कार्बन है, परंतु हाइड्रोजनीकरण करवाने पर A यौगिक B में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें किरेलिटी गायब हो जाती है, ठीक है। यानी इसका हाइड्रोजनीकरण अगर आपने करवा दिया तो भाई बेसिक सी बात है, इसकी DU कितनी आएगी, इसकी DU 1 आएगी, और अगर इसकी DU 1 आ रही है और फिर इसको जो है वो आपने बदल दिया किसमें, C6H14 में, इसका DU कितना है, 0 है, और इसका DU 0 है, इसका DU कितना है, इसका DU 1 है। क्लियर है बात। तो भाई देखो इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो और इसमें किरेलिटी भी नहीं है, यानी इसमें जो है वो कायरल कार्बन नहीं है। तो आपको कुल मिला के बात ये है, एक ऐसी इसकी स्ट्रक्चर बनानी है जिसमें एक किरेल कार्बन हो, एक डबल बॉन्ड। चेक करते हैं, एक किरेल कार्बन एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिएगा 1 2 3 4, देखो ज़रा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया भाई C6H12, ये वाला कार्बन भी किरेल हो गया, एक डबल बॉन्ड भी आ गया,
ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसका नाम लिख लिए, क्या होगा, 3 मिथाइल पेंट 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 1 पेंटीन, ठीक है ना। तो ये अपना यौगिक ए है। क्वेश्चन नंबर 89 और क्वेश्चन नंबर 86 दोनों सिमिलर है, कोई भी एक कर लो इनमें से जो हमने पहले देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 98 का एक बार नहीं करना है, हमने नहीं किया है बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन है 98 का, ठीक है, ये नहीं करना, सॉरी 93 का है ना, यही क्वेश्चन है, नहीं करना। फिर क्वेश्चन नंबर 95, किस एल्कोहल के निर्जलीकरण से 1 एल्कीन का निर्माण नहीं होता, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 95, देखिएगा। ठीक है, किस एल्कीन के निर्जलीकरण से 1 एल्कीन का, किस एल्कोहल के, पहला है एन प्रोपाइल एल्कोहल, ये होता है एन प्रोपाइल एल्कोहल, और आपको 1 एल्कीन का मतलब है एक नंबर पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यह है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, यह है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल, कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल। भाई ये जो फोर्थ वाला है ना, ये एक्चुअल में जो नाम लिख रखा है ये नाम गलत है, इसको 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉन करो, 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉन, ठीक है, या हेक्सेनॉल। भाई ये जो नाम है फोर्थ वाला स्ट्रक्चर ही गलत है, ठीक है ना। तो फोर्थ वाले को जो है स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल नहीं है, जो नाम दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो हम इन तीनों को देख लेते हैं, इन तीनों से जो है ना वो 1 एल्कीन बन सकती है। कैसे, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा से क्या कर दो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो, CH3 CH2। यहाँ पर भी ये अल्फा, ये बीटा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर भी बाहर कर दो, CH और ये CH2। बिल्कुल यहाँ पर भी ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ पर भी आप वाटर मॉलिक्यूल बाहर करोगे, CH3 और डबल बॉन्ड CH2, ये 1 2 3 देखो ज़रा, एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 एक नंबर पे डबल बॉन्ड है। इन तीनों से 1 एल्कीन बन सकती है। ये वाली तो स्ट्रक्चर जो नाम दे रखा वही गलत है, स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी इसकी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपना 95, क्लियर है। फिर 95 के बाद में भैया हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ ना, इसका मतलब वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और या फिर जो है उनमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, ठीक है, और या फिर वैसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 107 नहीं बताना है, ये भी नहीं बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद में हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर जो है 108 एक बार स्किप कर दो, मैंने टिक करवा दिया, एक बार आपको छोड़ना है, नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है भाई। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन मैंने दिए थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो भाई स्टेज 2 की बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बोल रहा है कि कौन सी अभिक्रिया एथिल क्लोराइड की सबसे अच्छी लब्धि देगी। आपको क्या बनाना भाई, एथाइल क्लोराइड बनाना है, ठीक है, ये बनाना है। तो अब सबसे बढ़िया यील्ड अगर आपको बनानी है इसकी एथाइल क्लोराइड की, ठीक है, तो पहली बात तो इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, C2H6 प्लस Cl2, है ना। रिएक्शन हम जब करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा C2H5 और ये Cl, ये एथाइल क्लोराइड। तो रिएक्शन जब करवाएंगे तो इसमें अगर ये वाला एक्सेस में लेते हो तब तो सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो प्रतिस्थापित हो जाएंगे, तो आपको ये वाला जो है वो क्या करना पड़ेगा, एक्सेस में लेना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो आप अगर एथेन को एक्सेस में लोगे उसके बाद में काम करोगे, ठीक है ना, तो आपको जो है ये वाला बढ़िया अमाउंट में प्राप्त होगा। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, सनलाइट या हीट की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, अल्ट्रावायलेट या HNO लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर
अच्छा, मार्स गैस किसको बोलते हैं? CH4 को, ठीक है, मीथेन को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोल रहा है कि कोल्बे संश्लेषण में एथेन, एथीन और एथाइन को किस अभिक्रमक से बनाया जा सकता है? एथेन बनाना है तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट किसको बोलते हैं? ये होता है भाई सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसका क्या करवाना है? विद्युत अपघटन करवाना है। तो इसका विद्युत अपघटन करवाना है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और विद्युत अपघटन करवाते हैं तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? ये वाला बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास बनेगा भाई CH3 फ्री रेडिकल, और जब CH3 फ्री रेडिकल अपने जैसे ही दूसरे मुक्त मूलक के साथ जुड़ेगा तो CH3 यानी कि क्या बनेगा? एथेन बनेगा, ठीक है। दूसरा मैलिक एसिड, ठीक है, और मेलोनिक एसिड, ठीक है ना, ये दो दे रखे हैं। तो भाई मेलोनिक एसिड ओम्स गैप, ये मैंने आपको बताया था। ऑक्जेलिक एसिड ये होता है मेलोनिक एसिड, तो भाई मेलोनिक एसिड तो इसको बोलते हैं हम, बीच में एक CH2 और ये CH2 और ये COOH और ये COOH, तो इससे तो बनेगा नहीं, ठीक है। और फिर मैलिक एसिड, भाई मैलिक एसिड, एक मैलिक एसिड होता है ये वाला, इससे एसिटिलीन बन जाती है। आप इससे जो है वो फ्री रेडिकल बनाओगे तो ये वाला एसिटिलीन बनेगी, ठीक है। लेकिन भाई मेलोनिक एसिड से एथाइन नहीं बनता है, ठीक है ना, एथीन बनानी है आपको, पहला नहीं हो सकता। दूसरा चेक करता है भाई सक्सिनिक एसिड, ठीक है, सक्सिनिक एसिड आपको दे रखा है, और एक कौन सा दे रखा है? मेलोनिक एसिड, भाई मेलोनिक एसिड से नहीं बनेगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण, मैलिक अम्ल और मेलोनिक एसिड ना भाई, सक्सिनिक एसिड से बन सकता है, ठीक है। सक्सिनिक एसिड क्या होता है? हाँ तो देखिएगा सक्सिनिक एसिड, भाई देखो ये ओम्स गैप बता रखा है ना, तो तीसरा एस का मतलब क्या होता है? सक्सिनिक एसिड, यानी बीच में अगर मैं एक CH2 और बढ़ा दूं, यानी ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सक्सिनिक एसिड बोलेंगे। तो देखिएगा यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास CH2 और CH2 यानी क्या बन गया? एथीन बन गई, ठीक है। और सोडियम एसीटेट से अपने पास जो है ये बनी जाएगा एथेन, और ये बन गया एथीन, और फिर मेलोनिक एसिड से क्या बन जाएगा? ये लो एथाइन बन जाएगा। तो तीनों बन सकते हैं इससे, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं हम 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, आपको ये बोल रहा है कि एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है भाई? C2H5OH होता है, ठीक है। स्टेज सेकंड की बात कर रहे हैं, और फिर रिएक्शन करवानी है इसकी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5MgBr, ये होता है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो भाई एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा अपने पास? C2H6, ये बनेगा, एथेन बनेगा, ठीक है ना। तो क्रिया से क्या बनता है? तो इसमें आपको पूछा है क्रिया से बने उत्पाद की विसरित प्रकाश की उपस्थिति में, अच्छा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ना C2H6 यानी CH3, अब इसकी रिएक्शन करवानी है क्लोरीन के साथ। विसरित प्रकाश का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में एक तरीके से, यानी कि ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन होगी, तो क्या बना भाई इसमें? इथाइल क्लोराइड। क्लियर है बात? इसके बाद में बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर किसकी संरचना रेखीय होते हैं? क्वेश्चन नंबर 29। तो याद रखिएगा कि भाई जो एल्काइन होते हैं ना, एल्काइन, इनकी संरचना रेखीय होती है। ये भी sp संकृत है, ये भी sp संकृत है, तो संरचना इनकी कैसी होती है? लीनियर, दोनों कार्बन लीनियरली अरेंज होते हैं, तो इनकी संरचना रेखीय होती है, ठीक है। फिर इसके बाद है भाई, इसमें आपको और कोई क्वेश्चन टिक नहीं करवाया है, डायरेक्टली आ रहा हूँ स्टेज थर्ड की तरफ। तो स्टेज थर्ड, स्टेज थर्ड, ठीक है भाई। देखिएगा स्टेज थर्ड की बात कर रहे हैं। स्टेज थर्ड में पहला क्वेश्चन जो है, एथेन का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण। भाई क्लोरीनीकरण की रिएक्शन में मध्यवर्ती क्या बनता है? मुक्त मूलक बनता है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर कौन सा चला जाएगा? कार्बन मुक्त मूलक सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न अभिक्रिया में सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो भाई ये एक बार आप छोड़ दो, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो कैसे बनता है
ये अभी हमने नहीं सीखा है, ये एक्चुअली इसमें 12th का थोड़ा सा पोर्शन है, तो सेकंड वाला एक बार मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 3 कि क्लोरोफॉर्म में केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या होगा। भाई क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH Cl3। तो कार्बन का संकरण भाई देखो जरा, कार्बन कैसा है, ये क्लोरोफॉर्म का कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, कैसा होगा संकरण, sp3, सोचना ही नहीं है। फिर इसके बाद में देखो एंथ्रासीन में sp2, एंथ्रासीन पहले बता चुका हूँ भाई, एंथ्रासीन है, नेफ्थेलीन है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, ठीक है। ये समावयवता के क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में इसके हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन है ही नहीं। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 ये भी समावयवता का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में ज़रूर आपको बताऊँ, एक बार देखिएगा। निम्नलिखित यौगिकों की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर सभी संभव उत्पादों में उपस्थित किरेल कार्बन की संख्या। भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, मतलब ये एक कंपाउंड आपको दिया है CH3 और ये CH3। अब ये बोल रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर सभी संभव उत्पादों में उपस्थित किरेल कार्बन की संख्या क्या होगी। चेक करते हैं कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा सकता हूँ, तो भाई एक प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला बन सकता है CH और ये CH2Cl, ठीक है। यहाँ से हटा दो, चाहे यहाँ से हटा दो, एक ही बात होगी। एक बार यहाँ से हटा सकता हूँ तो CH3 CH और ये CH3, ये Cl और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब अगर यहाँ पर हटाऊंगा तो वापस से ये वाला रिपीट हो जाएगा, यहाँ से हटाऊंगा तो ये वाला रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट बने, दो बने। अब पूछ रहा है इनमें किरेल कार्बन कितने हैं। इसमें किरेल कार्बन है क्या, बिल्कुल भाई, इसमें एक किरेल कार्बन ये रहा। इसमें किरेल कार्बन है क्या, इसमें किरेल कार्बन नहीं है। तो दो में से कितनों में किरेल कार्बन है, एक उत्पाद में किरेल कार्बन है। आपको यही पूछा है कि कितनों में, कितने उत्पादों में किरेल कार्बन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये GOC का क्वेश्चन है कि भाई जो CH3 समूह, इसका प्रभाव कैसा है, तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। फिर इसके बाद में भाई और कोई GOC का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 GOC का है, एंटी एरोमेटिक पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एरोमेटिक पूछा है, ये भी GOC का क्वेश्चन है, पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है भाई, स्टेज 3 क्वेश्चन नंबर 23। ये आपको एक दे रखा है Br और रिएक्शन करवा रखी है किसकी, सोडियम ड्राई ईथर। भाई कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल इसके दे रखे हैं, ठीक है। तो भाई वुड्स रिएक्शन है ये, है ना। और वुड्स रिएक्शन में ये Br एक दो सोडियम के काम में आएंगे, और फिर ये एक और हमारे पास जो है वो Br आ गया, यहाँ से दो NaBr क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ये लो जी, है ना, वुड्स फिटिग रिएक्शन है, एक फिटिग रिएक्शन बताई थी, है ना। तो ये कौन सी है, एक तरीके से फिटिग रिएक्शन का टाइप है, जो कि वुड्स रिएक्शन के जैसे ही रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, चेक कर लीजिए आंसर कौन सा होगा अपने पास, ठीक है। फिर इसके बाद में और कोई क्वेश्चन मैंने आपको इसमें नहीं दिया था। फिर इधर आए क्वेश्चन नंबर 30 बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्रम पूछा है, GOC का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार नहीं करना है, आगे पढ़ेंगे, टिक करवा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 में एक कंपाउंड आपको दिया है भैया COOH रिएक्शन करवानी है दो KOH के साथ, एसिड बेस रिएक्शन होगी, KOH क्षार है, COH एसिड है, तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा COOK, और यहाँ पर COOK, ये सॉल्ट बना। इसका ये तो हो गया A, इसका करवा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊंगा तो क्या बनेगा, ऐसे मुक्त मूलक बनेगा, ये लो जी, ठीक है, मुक्त मूलक बनेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, तो हमारे पास एल्कीन बनेगी। कौन सी वाली बनेगी भाई, एक तो ये वाली एल्कीन बन सकती है कि दोनों जो है वो एक ही तरफ जुड़ सकते हैं CH3, और एक ये वाली एल्कीन भी बन सकती है कि दोनों CH3 अपोजिट हो जाए, दोनों एल्कीन बन सकती है। ये वाली सिस हो जाएगी, ये वाली ट्रांस हो जाएगी। तो सिस और ट्रांस आपस में क्या होते हैं भाई, ज्यामिति समावेवी होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, B और C क्या है, ज्यामिति समावेवी है। इनमें से एक को B मान लो, एक को C मान लो। क्लियर है बात। फिर क्वेश्चन नंबर 33 एक बार स्किप करना, नहीं करना। 34 वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट पूछा है, आप कर लोगे मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 देख लेते हैं, हालांकि मैंने करवाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 दोनों देखेंगे, देखना।
हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 41 आपको ये बोल रहा है कि दिए गए यौगिक की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाने पर प्राप्त भिन्न एकल क्लोरीनीकृत और त्रिविम समावयवियों सहित उत्पादों की संख्या। ये एक आपको कंपाउंड दे रखा है और इसका बोल रहा है क्लोरीनीकरण करवाओ। करवाते हैं, देखना जरा। एक तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, एक ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, एक ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, एक ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। चेक करते हैं कितने किरेल है इनमें। ये वाले में किरेल कार्बन नहीं है, ये वाले में किरेल कार्बन है क्या? नहीं है। ये वाले में किरेल कार्बन है। भाई देखो ज़रा, ये वाला कार्बन भी किरेल है, ये वाला भी कार्बन किरेल है, 2 किरेल कार्बन है। तो इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 कितने बनेंगे? इससे 4 बन जाएंगे। ठीक है, इसमें किरेल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो ज़रा, 4, 5, 6 और ये 1, 7। ठीक है, और आपको क्या पूछा है? कौन सा क्वेश्चन था भाई? क्वेश्चन नंबर 41। आपको क्या पूछा है कि दिए गए यौगिक की प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर प्राप्त भिन्न एकल क्लोरीनीकृत त्रिविम समावयवी सहित उत्पादों की संख्या कितनी होगी? तो भाई चेक करेंगे, देखो ज़रा, 1, 2 और इसको शामिल करते हुए टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे अपने पास? 2 और 4 6, 6 और 1 7। इसमें कितने दे रखे हैं? 8 दे रखे हैं। ठीक है ना, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर है अपना 41, बिल्कुल 8 दे रखे हैं। तो भाई एक और कोई स्किप हमने कर दिया है शायद, किसमें ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? इनमें से कोई सा चेक करेंगे। भाई ये वाला एक हाइड्रोजन है, इस पर एक और हाइड्रोजन है, ये तो किरेल नहीं है। इसको चेक करते हैं, एक हाइड्रोजन है, ये दोनों सिमिलर आ गए, फिर ये भी सिमिलर, ये भी किरेल नहीं है। ये वाला है क्या? CH2 और CH2, ये भी किरेल नहीं है। इसके 2 ही बनेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 2 और 4 6, 1 7, 7 दिख रहे हैं। तो 8वां कौन सा है भाई? इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ClH दोनों डिफरेंट है, H और CH3 दोनों डिफरेंट है। तो एक तो इसका बनेगा सिस वाला, जिसमें Cl और CH3 दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। एक इसका कौन सा बनेगा? ट्रांस वाला बनेगा, क्योंकि इसने त्रिविम समावयवी, त्रिविम समावयता में ज्यामितीय समावयता भी आती है, प्रकाशिक समावयता भी आती है। आप कहोगे कि सर ये वाला भी तो त्रिविम समावयता यानी ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित करेगा। बिल्कुल भाई, इसमें जो है वो जो 4 बनाए ना, इनमें प्रकाशिक समावयवी भी आ गए, इनमें जो है वो GI भी आ गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3, मतलब 1 2 और 6, 6 और 2 8। तो टोटल इसके कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। क्लियर है बात? फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। 42 आपको ये बोल रहा है कि S2-क्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया जो आपको दे रखा है, ये है भाई CH2 CH3 और यहाँ H, यहाँ Cl और ये CH3। क्लोरीन के साथ करवाने पर कितने पृथक द्वि क्लोरीनीकृत उत्पाद प्राप्त होंगे? यानी आपको क्लोरीन यहाँ से एक तो लगा हुआ है, एक और क्लोरीन लगाना है। चेक करते हैं भाई कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। CH2 CH2 Cl, ये देखिएगा, ये तो एक बन गया, ये एक और यहाँ पर बन सकता है, ये Cl यहाँ जोड़ दूँ तो CH3H, और यहाँ पर जो है वो अपने पास CH3, एक ये बन गया। एक ये वाला भी बन सकता है भाई, CH2 CH3 और ये Cl और ये CH3। एक ये भी बन सकता है, CH2 CH3 ClH और ये CH2 और ये Cl। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि कितने पृथक क्लोरीनीकरण उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। तो भाई 42 में कितने हो गए अपने पास टोटल? भाई देखो, द्विक्लोरीनीकृत यानी 2 क्लोरीन लगाने थे ना, तो एक तो मैंने यहाँ लगा दिया, एक ये हो गया, एक मैंने यहाँ लगा दिया 2, एक यहाँ लगा दिया 3 और एक यहाँ लगा दिया 4। ठीक है, 4 तो ये हो गए। अब इनमें से चेक करो, देखें कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। आपको पृथक क्लोरीनीकृत उत्पाद पूछे हैं, तो पृथक का मतलब है जिनको हम अलग अलग कर सके, यानी इनमें आपको DL चेक नहीं करना है। कोई अगर मीज़ो होगा ना, वो बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं, या मीज़ो के अलावा जो डाइस्टीरियोमेरिक पेयर है वो बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये वाला देखना ज़रा, इससे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसको जो है वो आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, CH3 ClH और ये CH3 ClH। ठीक है, एक तो ये वाला बन जाएगा, एक जो है वो इसी से हमारे पास जो बनेगा CH3 ClH
ClH और ये CH3। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो टोटल इससे कितने प्रोडक्ट बन गए? 5 प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, फिर भाई इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, ये जो है वो अपना किसका क्वेश्चन है? ये GOC का क्वेश्चन है। 47 भी GOC का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और स्टेज 4th एक बार मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, स्टेज 4th हम आगे सॉल्व करेंगे। तो भाई ये हमारा हो गया मॉड्यूल, कल आपका माइनर है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ से आगे हम माइनर के बाद कंटिन्यू करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।